ऐसा हरगिज नहीं है कि किसी भी सरकार की सारी नीतियां और उसके कार्यप्रणाली बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस पर उंगली रखने या उस पर आवाज उठाने का हिम्मत सामान्य तौर पर कोई अफसर नहीं कर पाता है। हमारे पास कुछ नजीर हैं। धर्म सिंह सैनी ने भी सरकारी कामकाज पर आवाज उठाई थी, उनको निलंबन का पुरस्कार मिला। आवाज उठाने का साहस तो दिखाया था सत्यनारायण शुक्ला जी, हुसैन शुक्ला ने, जो वरिष्ठ आईएएस थे, लेकिन उनके आवाज उठाने का तरीका उनके फाइलों तक था और वो ससम्मान रिटायर हो। हालांकि बाद में उन्होंने कानून का काला लबादा ओढ़ा और पूरी सरकार तक को हिला डाला। और तीसरे हैं अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर ने तकरीबन 14 साल आवाज उठाई सरकारी कामकाज और अफसरों की अराजकता के ही नहीं, बल्कि बड़े नेताओं के निरंकुश व्यवहार का। नतीजा अब है अमिताभ ठाकुर को अराजकता के नाम पर बर्खास्त कर दिया गया है। अमिताभ ठाकुर की कार्यशैली उनके निगाह में बाकायदा अराजक है और आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि इस लायक है कि उनको व्यवस्था से अलग कर दिया जाए। लेकिन इस बारे में अमिताभ का क्या नजरिया है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। दुलती में आपको स्वागत है अमिताभ जी। अब जबरिया रिटायर हो गए हैं, आप एक नई शैली आपने खुद बुन ली है। ये पहले से ही बुन लिया था, पहले से इल्हाम आपको था कि अब ऐसा होने वाला है, या अब अचानक बर्खास्त होने के बाद आपने नई शैली का इस्तेमाल किया? देखिए, मुझे बर्खास्त करना चाहते हैं योगी जी, नहीं पसंद करते हैं, उनको मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, उस लिहाज से उनको लगता है कि गलत है। ये बातें तो मुझे पहले से मालूम थी। यह भी था कि जैसे जब व्यवस्था में था तो कुछ लोगों ने कहा था कि आपको ये जो है जो चंद बड़े चेहरे हैं वो चाहते हैं कि आप निकल जाएं, आप ट्रबलसम हैं, दिक्कत तलब हैं उनके लिए। तो इस प्रकार की आपको लेके केंद्र की तरफ तो रिकमेंडेशन जाना गया है या जा सकता है, ऐसी बातें कही गई थी। मैंने 4 दिसंबर 2019 को जब मुझे सूचनाएं मिली थी तो मैंने एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में मैंने ये कहा था कि हो सकता है कोई मुझे ट्रबलसम कहे, हो सकता है कोई मुझे आपत्तिजनक कहे, लेकिन मैं कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता। जो व्यक्ति अगर व्यक्तिगत स्तर पर गलत करता है, पद का दुरुपयोग करता है, पद पर कदाचार करता है, यदि उसके लिए मैं कुछ कहता हूं तो मैं किसी सरकारी नीति रीति का विरोध नहीं करता। मेरी जानकारी में कोई ऐसी सरकारी नीति रीति नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, कदाचार करेंगे। सरकार हमेशा कहती है कि हमारा 0 टॉलरेंस है, तो मैंने ऐसी चीजों का विरोध किया। जाहिर सी बात है कि जो जबरिया, क्योंकि हमारे बिहार में जबरिया शादियां होती हैं, तो मुझे ये शब्द मुझे अचानक से दिखा कि जिस तरह से किसी की जबरिया शादी हो जाती है, या फिर मुझे लगता है जैसे ट्रिपल तलाक था जिसको अब गैर कानूनी कर दिया इस देश ने, कि पति को पत्नी नहीं अच्छी लगी, उसने तलाक 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 कह दिया, तो सरकार को मैं अच्छा नहीं लगा, उसने 3 बार मुझे एक तरह से मैं ट्रिपल तलाक शुदा ही मैं कहूंगा अपने आप, मुझे ट्रिपल तलाक देके मुझे अलग कर दिया गया। तो आपने 3 राजनीतिक दलों की सरकारों के साथ काम किया है। सहिष्णुता की बात कर रहा हूं कि 3 भाजपा सरकार ने आपको बर्खास्त किया, इसके उसी आधार पर तो मायावती या अखिलेश या मुलायम सिंह भी बर्खास्त कर सकते थे आपको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आपका आकलन में कौन सा राजनीतिक सोच और ज्यादा बेहतर है? मुझे देखिए, इतनी बात तो मैं कहूंगा ही कि निश्चित रूप से जितना मतलब मुझे लगता है कि यदि उस तरह देखा जाए तो जो उनके एक मंत्री थे अखिलेश जी के, गायत्री प्रजापति, उनके भ्रष्टाचार को लेके मेरी पत्नी ने और मैंने भी कई बातें कही। अन्य तमाम लोग उनके यहाँ जो भ्रष्टाचार की स्थितियां थी उनको लेके हमने अपनी आवाज उठाई, लेकिन अखिलेश यादव ने मुझे सस्पेंड किया। बाद में मैं रीइंस्टेट हो गया। और एक बड़े आश्चर्य की बात मुझे यह लगी कि बाद में जब मैंने अपना देखा तो उन्होंने मुझे प्रमोट तो किया ही किया, साथ ही मेरे जो हमारे यहाँ ACR होता है उसमें उन्होंने 9 पॉइंट दिए, 10 में से 9 पॉइंट दिए थे। तो जो सच्चाई है ये इस सदाचारता को एक विशालता को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसकी तुलना में आदित्यनाथ मेरे मंत्री भी नहीं थे। ये जो मैं जब नागरिक सुरक्षा में था मेरे मंत्री थे चेतन चौहान और अनिल राजभर। तभी जैसे मुझे जमरिया रिटायर किया गया, वैसे ही आदित्यनाथ ने जमरिया हमारे ACR को हमारे अपने अफसर ने 9.5 पॉइंट दिया, इन्होंने जमरिया घटा के उसको 6 पॉइंट दे दिया।
तो कहीं ना कहीं तो ये मनोमालिन्य जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत मनोमालिन्य, और उसको किसी हद तक जाना, वो मुझे आदित्यनाथ जी के समय ज्यादा दिखा। जबरिया रिटायर होने के बाद आप रिटायर हो गए हैं या अपने आप की लड़ाई कानूनी इस मुद्दे पर लड़ाएंगे? देखिए, अभी रिटायर तो हो ही गया हूँ, क्योंकि सरकारी जब तक मैं नौकर था तो जो मुझे आदेश मिलता था उसका मुझे तत्काल पालन करना मेरे लिए लाजमी था, मेरा दायित्व था। तो जब मुझे जो यह प्रेम पत्र मिला, जो मुझे कहा गया कि भैया अब आप जो है आप ये हैं रिटायरशुदा माने जाएंगे, मैंने उसको ग्रहण किया। मैंने अपने कार्यालय में आते ही उसको जो है उसके लिए भी स्पेशल अफसर भेजे गए। हमारे जो डीजी थे उनको भेजा गया एक बंद लिफाफे में, जैसे कि मान लीजिए कि प्रक्रिया थी तो मुझे भेज दिया गया था पत्र। मुझे बुलाया गया, बोला इसको रिसीव कीजिए। मैंने रिसीव किया। और क्यों नहीं करता, मैं ऐसा अफसर नहीं हूँ, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी से भागता हूँ। मैंने रिसीव किया, तत्काल अपना पद छोड़ा, और उसके बाद एक मुझे गाड़ी सरकारी मिली थी, ड्राइवर, मैंने उसी समय छोड़ दिया। कहा कि आप अपना ड्यूटी ऑफिस जाके अपने आप को ज्वाइनिंग कीजिए। तो उसी समय से रिटायर हो गया। उसके बाद जो इस संबंध में ये चूंकि नया जबरिया रिटायर जो कंसेप्ट अनिवार्य सेवानिवृत्ति, इसमें सरकार कहती है कि हम आपको दंड नहीं दे रहे हैं, कोई दंड नहीं है, जबकि सीधे सीधे दंड है। तो जो चीज जैसे कि नाक आप ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ने की जो नई नीति है, नया नियम है कि अब हम ऐसे नाक पकड़ेंगे आपको ऐसे। तो जैसे मेरे खिलाफ अब आज की तारीख में 5 जांचें चल रही हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि उन जांचों को जल्दी निस्तारण करो। तो यदि मैं आरोपित हूँ, दोषी हूँ, तो उन जांचों को खत्म करो, मुझे बर्खास्त करो। उन्होंने वह बर्खास्त करके उन्होंने यूं करके नाक को पकड़ा और कह दिया कि भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो एक पक्षीय तो जरूरत है, पक्षीय प्यार और मोहब्बत वाली स्थिति जो है, ये जो नया नियम का इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरी दृष्टि में सबसे गलत है। तो दिशा आपकी अदालत के बाद के साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन में किस तरीके की होगी? देखिए, अदालत में भी जहाँ पे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार होता है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अवैधानिक है, गलत है, ये है, वो है। कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की नजीरें क्या कहती हैं, इस सरकार का स्टैंड किस हद तक कागज पे सही और गलत साबित, क्योंकि वो विशेषाधिकार का प्रयोग किया है उन्होंने। तो उस विशेषाधिकार को किस प्रकार से उसके आवरण को खंडित किया जा सकता है या नहीं खंडित हो पाएगा, इन तथ्यों को जानने के बाद ही मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक तो यह मुझे कहना है। और दूसरा सवाल आपने कहा कि उसके बाद क्या, तो मैं पहले भी निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत स्तर पर सार्वजनिक जीवन जी भी रहा था, सार्वजनिक लोगों से लोगों की सहायता मदद करने का प्रयास कर भी रहा था। यदि इन भावों को लेकर कोई राजनीतिक दल मुझे स्वीकार करता है, मुझे स्थान देता है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है राजनीति में आने नहीं आने से। लेकिन इनको कॉम्प्रोमाइज करके मैं राजनीति में नहीं जा सकता। दो कहावत जैसी कही जाती है कि मेरी दिल्ली में मुझे से मैं आऊं और दूसरा खाएंगे हिंदुस्तान की और बोलेंगे वहां की। तो यही आप पर भी तो लागू होता है कि सरकार में रह करके सरकारी वेतन लेकर के उन्हें आपने उन्हीं पर काटना भौंकना शुरू कर दिया। हमने योगी आदित्यनाथ जी से पैसा नहीं लिया है, उनका व्यक्तिगत हमने कोई पैसा नहीं लिया है। किसी प्रमुख सचिव का भी व्यक्तिगत निजी अवनीश अवस्थी जी हैं या मुख्य सचिव जो भी नाम हो उनका, उनसे मैंने पैसा नहीं लिया है। मुझे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया, ये की जागीर नहीं हो सकता। 5-7 साल बाद ये भी न रहे। मैं जनता का काम करता था मेरी, और मैंने अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा है, सरकार के बारे में मैंने कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्ट है। सरकार कभी भ्रष्ट नहीं होती है। मैंने कहा कि फला व्यक्ति भ्रष्ट है या फला व्यक्ति दोषी है, वह व्यक्ति अपने आप को सरकार समझने लगता है, ये उसका दोष है। आरोप है कि आपके पास बेहिसाब संपत्ति है, कहाँ से आई? कहां से संपत्ति आई है तो मैंने जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि इस संबंध में भी मतलब मैं उन बिरले, जैसे कि मैंने अखबारों में देखा पहली बार 3 IPS अफसर निकाले गए, उसी तरह से मैं शायद अकेला, या मेरी नौकरी में मैं शायद अकेला IPS अफसर हूंगा जिस पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा बाकायदा दर्ज हुआ। औरों के बारे में लोग कहते हैं फला अखंड बाबू की बड़ी चर्चा है, नीरा रावत जी के, यादव जी की बड़ी चर्चा है, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा ऐसा दर्ज नहीं हुआ। मुझ पर यह मुकदमा दर्ज हुआ यही गोमतीनगर थाने में। सतर्कता विभाग को जांच मिली, 5 साल तक जांच पेंडिंग रही। मेरी जांच हुई, मेरी पत्नी नूतन ठाकुर की जांच हुई, मेरे बाप से जो दिवंगत माँ है उनके बयान हुए, मेरे पिता के, मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों सबके बयान हुए, और यहाँ से लेके बैंक से लेके हर जगह छानबीन हुई।
और छानबीन के बाद यह पाया गया कि मेरी आय, पहले तो दावा यह था कि मेरी आय से मेरा जो भी संपत्ति जो आपने कहा 1.5 करोड़ या कितना कहा ज्यादा है। जब जांच हुई तो अपने हाथ से लिखा गया कि मेरी आय से मेरी संपत्ति से 56 लाख ज्यादा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उस फाइल को हस्ताक्षर किया, स्वीकृत किया। किसने लिखा? ये जो जांचकर्ता अधिकारी था वो भी एक एसपी रैंक आईपीएस अफसर था। कौन है? वो अब 3 आईपीएस अफसरों ने जांच किया था, मुझे उनके नाम याद है। 3 आईपीएस अफसरों ने को ये जांच मिली अलग अलग समय। तीनों ने पाया। फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू के डीजी ने इसको लिखा कि इनकी आय जो है इनकी आय से इनका व्यय बहुत कम है। यह पाया गया, सरकार ने अनुमति उसकी दी और मैं निर्दोष पाया गया। तो यदि मेरे पास आय से अधिक संपत्ति होती तो जो जिसकी स्क्रूटनी हुई बकायदा, जो कथित रूप से जो यूपी के सर्वोत्तम संस्थाएं हैं, विजिलेंस है, ईओडब्ल्यू है, उन्होंने मेरी जांच की घंटों। हमको जैसे कि आप हमको जो इस समय बैठा के हमारा जो है एक्सरे कर रहे हैं, वह उससे कई गुना बदतर आप तो कुछ भले आदमी की तरह कर रहे हैं। वह तो समझ लिया जाए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है। नहीं तो हम और बढ़िया तरीके से पूछ लेते हैं। भूमियार है मूलतः, भूमियार का बड़ा स्नेह होता है जमीन के प्रति। आपका जमीन के प्रति इतना स्नेह क्यों है? नहीं, अगर मेरा जमीन के प्रति स्नेह होता तो वो दिखता कहीं ना। वो अगर मान लीजिए कि अगर हमारा जमीन होता और वह नाजायज होता और आप वो एजेंसी थे जो कि हमारे यही नहीं, हमारे तो भूमिहार उनका भी गाँव भी है। मेरे गाँव तक आप चले गए, मेरे पिताजी तक गए, मेरे ससुराल में गए, मेरे ससुर से आपने बात की, मेरे साले से बात की, हमारे सारे कागज देखे। मुजफ्फरपुर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ के डीएम को चिट्ठी लिखा, बोला इनकी सब संपत्ति दो। तो जब मेरी जमीनें अगर होती और वह ये पाई जाती कि भाई जमीनों में तो आप नहीं बता पा रहे कि कहाँ से जमीनें आई हैं। भूमिहार हूँ तो जमीन तो मान लीजिए कि आपने खुद ही कहा भूमिहार हूँ तो जमीनें थी यहाँ, लेकिन उन जमीनों की आय गलत हो तब ना मैं गलत हूँ। बलिया, गोंडा और फिरोजाबाद की घटना क्यों हुई? बलिया में कौन सी घटना हुई, गोंडा में क्या हुआ, फिरोजाबाद में क्या हुआ, आप बताइए। तो आप बताइए। नहीं, मुझे तो मेरे ख्याल से देखा जाए बलिया में तो मेरे ख्याल से कोई घटना ऐसी नहीं घटी जिसको जो मुझे स्मरण हो। गोंडा में यह जरूर है कि वहाँ क्योंकि मेरी एक कमजोरी यह रही कि मैं थोड़ा मतलब जुबान मेरी थोड़ी जो है जैसे जिसका मुझे खामियाजा कथित रूप से मिला, तो मैं वहाँ एक डीआईजी थे, उनकी कुछ गलत बातों का हमने विरोध कर दिया। एक वीके अग्रवाल थे, अब वो अवकाश प्राप्त हो गए हैं। तो उन्होंने एक गुमनाम चिट्ठी से जांच शुरू करा दिया। उसमें और अपने एक चेला था, एएसपी था, उससे उन्होंने लिखवा दिया कि अमिताभ ठाकुर असलाह का गिरोह चलाता है और फर्जी लाइसेंस बांटने का काम करता है। ये उन्होंने इसकी सीबीआई जांच हो, ये हो वो हो। इस पर सरकार ने एक बिश्नोई थे आईएएस अफसर, मैंने सुना है कि बहुत सज्जन थे और मुझे भले भी लगे। एक बार मैं सिर्फ एक बार उनसे मिला मिस्टर बिश्नोई से, और मैंने उनको कहा कि साहब, उन्होंने उनसे मिला, बोले भाई तुम पर तो बड़े गंभीर आरोप है। हमने कहा साहब आपकी जो जांच करनी है कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि यदि मैं निर्दोष हूं तो वह पाताल है और दोषी हूं तो आप मुझे काट दीजिए। और अंत में उन्होंने जो जांच रिपोर्ट लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि इस पूरे कांड में अमिताभ ठाकुर का कोई रोल नहीं। उन्होंने मात्र जो नीचे से रिपोर्टें आई उसको आगे बढ़ाया, अपने से उन्होंने कुछ भी सही या गलत नहीं किया। फिरोजाबाद में मारपीट क्यों हुई? अगली बात तो ये हुआ जिसको लेकर सरकार अभी भी मैंने सुना है कि वो मीडिया वालों को प्रसारित कर रही है कि तो ये तो पुराना लुटेरा है और ये तो लाइसेंस बांटता था। क्योंकि अब समस्या सरकार के लिए है कि क्योंकि आम आदमी या कई सारे लोग इस बात को नहीं उनके वो कह रहे हैं कि हम 0 टॉलरेंस में किए थे। लोग कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत दुराग्रह में हुआ है। तो उसको अब उसका एक ही तरीका है कि मुझे बदनाम किया जाए, मेरे चेहरे को काला पेंट कर दिया जाए। हर जगह स्प्रेड किया। कई लोगों ने पूछा भैया आपने गोंडा में जो है, तो मैंने समझाया और बताया, और रिकॉर्ड है उस बात के। जब रिकॉर्ड कहते हैं कि ये सब ने जांच की, उन्होंने पाया कि पूर्णतया निर्दोष है। उन्होंने पाया, सरकार ने भी उसको माना, उस जांच रिपोर्ट। फिरोजाबाद में भी वही बात हुई। मुलायम सिंह जी के मेरे ख्याल समझी थे या कुछ थे, वहाँ विधायक थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ अनुचित व्यवहार किया। मुलायम सिंह जी ने कहा भाई FIR न लिखवाओ तो उन पर नहीं लिखवाओ। मैंने उनके समझी पर लिखवा दिया। मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 दिन बाद मुझे हटा दिया।
मुलायम सिंह का मुकदमा अभी भी चल रहा है। इस समय के साथ कई चीजों का मतलब और अर्थ भी अपने आप या दूसरा हो जाता है या खोने लगता है। वह वयोवृद्धि उस समय उस हद तक नहीं थे, बहुत वयोवृद्धि भी हो चुके हैं, परेशान भी रहते हैं। मुझे अब उस हद तक यह नहीं लगता कि मैं उस चीज को परसू करूं, मैं खुद भी उसको परसू करने नहीं चाहता। जिन हालातों से भिड़ करके आपने आवाज उठाई है, क्या वो हालात बाकी पुलिस अधिकारियों या प्रशासन में नहीं है? निश्चित रूप से है। देखिए, आप जानते हैं मायावती जी जो थी तो जब ताकत में थी, उनका भविष्य में फिर ताकत में हो गया। मुख्यमंत्री थी, उनका एक बंगला था, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक बंगला बने प्यारा और बहुत लंबा चौड़ा। तो आपको याद हो कि बगल में जो तमाम बड़े बड़े मकानात थे, करोड़ों के मकान थे, बड़े बड़े उनकी ये थे, बाउंड्रीज थे और फर्स्ट क्लास मकान थे, मंत्रीगण रह रहे थे उसमें। उनको लगा कि हम ही सब में रहेंगे। आप जानते होंगे अच्छी तरह से कैसे मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने उस पर अपना अंगूठा लगा, पढ़ा लिखा आदमी अंगूठा लगा दिया कि ये मकान जर्जर है। उन दो मकान को मैंने खुद भी देख रखा था। जो विधानसभा अध्यक्ष उस समय थे विश्व के सीताराम केसरी, क्या नाम है, उस मकान को फर्स्ट क्लास का उसको ढा दिया, तमाम मकान करोड़ों के मकान ढा दिए। तो अब ये अफसर हैं, तो अब उनको मतलब एक वो आदमी है जिनको लगता है कि अब मायावती जी ने कहा, बहन जी ने कह दिया तो भाई किसी हद तक चला जाएगा। तो हम लोग जैसे फिल्मों के भाई होते हैं, डॉन होते हैं, तो हम वो भाई तो नहीं ना है। हमें अगर हम अधिकारी हैं तो हमें कानून के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। आप डॉन नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, दाऊद नहीं है, लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़ करके सत्ता में व्यवस्था में रह करके आज भी वो काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, वो तो दाऊद या सलेम के तरीके से बिहेव कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये तो कष्ट। ऐसे लोगों की तादाद कितनी होगी? ऐसे लोगों की मुझे लगता है कि कम से कम 25-30% तादाद होगी जो लोग जो कि स्पष्टता गलत है। ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत मेरा फील्ड का भी अनुभव है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, अच्छी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि माइल्ड मैनर्ड पॉलिटिकल लोग हैं भले, लेकिन माइल्ड मैनर्ड हैं, डिसेंट हैं, फैमिली पर्सन है, पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो लेकिन ये लोग मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि ये लोग जो गुंडे किस्म के लोग हैं या जो कि जो सीधे सीधी मान लीजिए कि धन दोहन कर रहे हैं, उनके सामने दब जाते हैं, ये ऊपर सीधे थैली पहुंचा आते हैं। तो जो अच्छे पॉलिटिक्स में जो अच्छे लोग हैं या उस हद तक नहीं क्रिमिनल या एक्टिविटी कर पाते हैं या पैसा गलत सही ढंग से कमा पाते हैं, कई बार उनको वह तवज्जो नहीं मिल पा रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। आपने जो बताया 25-30% जो लोग बड़े भाई दाऊद या डॉन के तरीके से हैं और वो दबे व्यवस्था में छुपे हैं, घुन की तरह बैठे हुए हैं, वो उनके चलते तो पूरा व्यवस्था ढह जाएगी, चूंकि इनकी तादाद और लगातार बढ़ती जाएगी। देखिए, सब बस इसी के तरह से घुन की तरह छुपे बैठे नहीं है, वह ऊपर हैं और बाकी जो रूटीन में अपना वास्तविक काम कर रहे हैं। हर जिले में आप देख लेंगे, बांदा में चले जाएंगे तब देख लेंगे, गौतम बुद्ध नगर में देख लेंगे, गाजीपुर में देख लेंगे और बरेली में भी देख लेंगे। हजारों हजार पॉलिटिकल वर्कर्स हैं लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, जो लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनका नेता उनके कार्यों पर कभी ध्यान देगा। लेकिन कष्ट तब इन लोगों को भी कष्ट हो जाता है जब कोई देखता है कि कोई ऐसा हेलीकॉप्टर लिए कोई डॉन पहुंचा या कोई तरह का आदमी पहुंचा, उसके सब सारे कागजी को आपने विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, और हम जो रूटीन में नियम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये भूल की तरह छिपे नहीं है, ये सरताज बन के बैठे। पुलिस में अगर देखा जाए तो कवड़ियों को पैर में घाव में मलहम लगाना या उन पर पुष्प वर्षा करना, ये पुलिस की किस नियमावली में? यह पुलिस की चापलूसी नियमावली जो है, चापलूसी जिसके लिए आप कई सारे शब्द प्रयोग करते हैं, मैं देखता हूँ कोई पता नहीं क्या क्या आप बोलते हैं, उसके लिए कौन सी आप बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, तेल लगाना है, क्या क्या बोलते हैं, तो चूतिया भी करते हैं। अरे मान लीजिए शब्द नहीं, अभी तक मैं सार्वजनिक रूप से वो शब्द प्रयोग नहीं कर पाता। चूतिया शब्द में आपका एतराज क्या है? अब एक दिमाग में बैठा हुआ है, मैंने कहा कि तो आपके भ्रमों का मतलब इलाज होना चाहिए या उसको साफ करने की जरूरत या दबाए रखना? अरे मैं उतना अपना दवाई रखना पसंद कर रहा हूँ कि मतलब मैं जो शब्द आपने प्रयोग किया कि उसको मैं कहूँ कि फला फला है, लेकिन मोटा मोटी बात यही है। और सबसे देखिए सबसे बड़ी परंपरागत तरीके से ही आप सोचेंगे आप
कुछ चीजों को लेकर तो निश्चित रूप से परंपरागत। इतने 92 में आपने नौकरी की है, उस बीच में जो 7 जिलों में आप कप्तान रहे हैं, कप्तान के लिए बोली लगना कब से शुरू हो गया था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार इसको मैंने सुना, जब मायावती आई थी उसमें पहली बार हमने सुना था कि बोली लग रही है। एक बल्कि मेरे एक अफसर थे, तो उन्होंने ये उनके बारे में चर्चा थी कि 5 लाख रुपया लेके SSP बने थे, कहीं पर कोई जिला था, मैं भूल रहा हूँ, और कुछ उनका ऐसा दुर्भाग्य रहा कि 25 दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया। और वह उनसे मिलने जो गया तो उनको एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि दोहरी मार लग रही थी। 25 दिन का रहता तो दर्द था ही था। मुझे लग रहा है कि मुझे 5 लाख वाला दर्द था, वह कहीं ज्यादा खा गया, बोली नहीं हो पाई थी, मैं शायद नहीं हो रही होगी, तभी तो जिस तरह से उनको लग रहा था कि जैसे भूख देख लिया उन्होंने और आए और सर मुड़ाए। तो मैंने पहली बार उस चीज को, उस समय ज्यादा उस चीजों की चर्चा थी। 92 से जो IPS निकला वो अब 2000 के IPS बन रहा है, उनके बीच में क्या फर्क दिखाई पड़ता है? अब मैं देखिए ईमानदारी से आपको कहूँ कि लगभग जो नए लड़के हैं, क्योंकि मैं तो जैसे आपने बोला 14-15 साल से तो मेरे साथ कोई IPS अंदर काम ही नहीं किया, मैं ही किसी के अंदर किसी सीनियर के अंदर काम किया। तो नए लड़के क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, वो मैं नहीं जानता। यह जरूर है कि जो और चैनलों से फर्स्ट हैंड इसमें नहीं जानता, और चैनलों से जो देखता हूँ सुनता हूँ लोग बताते हैं, तो मुझे लगता है कि स्थितियां बद से बदतर ही हुई। पालतू कुत्ते के तरीके से पुलिस व्यवस्था पहले से भी थी या आज भी? मुझे ये लगता है कि ये बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मैं जब शुरू में मैं देखता था तो मैं देखता था कि पहले के इंस्पेक्टर वगैरह, क्योंकि हमारा सबके बाद भी हमारी सिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि जो थानाध्यक्ष ऑब्लिक इंस्पेक्टर है वही एक प्रकार से स्तंभ है व्यवस्था का। भले कहने का IPS अफसर सुन चलाते हैं, लेकिन स्तंभ वही है क्योंकि वो उसके पास सारे अधिकार हैं। पहले के अफसरों में जब शुरू में आया था तो उनमें मैं कुछ एक डिफरेंट क्वालिटी देखता था। डिफरेंट क्वालिटी ये थी कि वह ज्यादा वफादार अपने विभाग के होते थे, बाहर के कम वफादार होते थे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उन्हें विश्वास था कि अगर हम विभाग के प्रति वफादार रहेंगे तो हमें सिस्टम हमें प्रमोट करेगा। नंबर 3 बात, वह नेताओं को ज्यादा बेहतर सूझबूझ से बैलेंस, अगर मान लीजिए नेता तो पहले भी कुछ थे, उनको बैलेंस कर लेते, उनकी गलत बात को माने बिना भी उनको मान लीजिए कि ये कुछ करते हैं, जैसे भी कहिए कि उनको व्यवस्था को चरमराने से रोके रखते थे। ऊपर के अधिकारी भी इस बात में थे। बाद में धीरे धीरे स्थितियां ऐसी हो गई। मुझे याद है कि मैं एक जगह SP था और कोई जिलाध्यक्ष थे जो रूलिंग पार्टी के थे, तो एक बार बोले भाई साहब आपसे मिलना है, तो हमने कहा ठीक है। तो बोले शाम में मिला, मैं ठीक है। तो जब शाम में आए तो वो एक जो है बोले भाई साहब कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग अब तो आप करेंगे। हम बोले बताइए। तो बोले कि भाई साहब हम ऐसा है, हम जो है चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा एक लिस्ट लाया हूँ, वो एक आदेश बना के लाए थे, वो जैसे कि मेरे ही दफ्तर का आदेश हो, और उसमें कहते कि भाई साहब ये हम सोचे कि आपसे डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो हम सोच रहे हैं कि आप इस पर यह बना लाए, इस पर साइन कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। हमने कहा यार जब तुम ही नहीं बना के लाए हो और सब कुछ कर ही रहे हो तो इसको तुम ही साइन कर दो। अब इसमें हमारे साइन करने की वैसी कोई जरूरत तो है नहीं। वो हम मुझसे बहुत नाराज हुए। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफर भी हो गया। लेकिन कहाँ की बात है? यह बलिया की 2007-6 की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय निश्चित रूप से बद से बदतर हुआ है, जब अब उन्हें यह लगता है कि अब जो जैसा मैंने कहा कि केवल आप साइन कर दीजिए, बाकी काम हम करेंगे। एक शिमला मिर्च होती है जो तीखापन नहीं होता है, लेकिन उसको काट काट के सब्जी बनता है तो मिर्ची बड़ा बन जाता है, और तीखापन बिल्कुल नहीं होता है। आपने तीखापन को ज्यादा आपने भर लिया, बहुत ज्यादा हो गया, और तलने से इनकार कर दिया। ये कैसे अचानक परिवर्तन आया? अचानक परिवर्तन नहीं आया। मुझे लगता है कि ये चीजें पहले भी थी, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे क्योंकि मुझे लगता है कि या तो मैं नया था, परिवार की चिंता ज्यादा रही होगी, उस हद तक अपना आधार नहीं दिखता रहा होगा। तो कई ऐसे अवसर, आपने जो बात कही है, तो कई ऐसे अवसर आए जब मैं जिस चीज के लिए अब मुझे लोग कहते हैं, जानते हैं, जो है कि बड़ा ही मतलब यह है वह जो भी है, तो मैं उन आज अपनी निगाहों में ही मैं उन अपने इन मानदंडों पे उस समय खड़ा नहीं पाता हूँ। कई जगहों पे ऐसा हुआ जब मुझे मैं एक तरह से मैंने आंखें या तो बंद कर दी या उस चीजों को इग्नोर कर दिया, जो जिसका मुझे अफसोस होता है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीजें बदलती गई। और अगर एक घटना को देखें, यदि मैं समझता हूँ मेरे जीवन को
दशा और दिशा को परिवर्तित करने वाली। तो मुझे लगता है जो फिरोजाबाद वाली घटना थी, जब मुलायम सिंह जी के संधि से झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई FIR नहीं होगा, और मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन FIR कर दिया। मुझे लगता है मैं मानसिक रूप से एक प्रकार से उसी दिन आजाद हुआ। आपके बच्चे नौकरी, सरकारी नौकरी में नहीं आएंगे? नहीं आ सकते हैं। सरकारी नौकरी को मैं कोई खराब नहीं मानता। सरकारी नौकरी, सरकारी जो ये है, आज भी मुझे अगर सेवा में वापस मौका मिलेगा तो मैं उसको अपना नहीं कहूँगा कि मैं नहीं करूंगा। तो मुझे अच्छा लगेगा यदि जो मुझे थोड़ा बहुत मतलब ये सही है कि कई वर्षों से मैंने अपने आप को एक जिंदगी में ढाला, उसके लिए एक कष्ट झेले, यहाँ तक कि सुख सुविधाएं जो कथित रूप से मिल पाती वो मैंने त्यागा। आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ उसकी नौबत नहीं आती। तो मैं तो इसमें से कुछ अगर कम से कम मान लीजिए, अगर मैं कुछ लोग कहते हैं मैं ज्यादा हो गया तो ज्यादा नहीं सही, लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत जिसको मैंने पालन करने का प्रयास किया। नूतन ठाकुर अगर आपके जीवन में नहीं होती तो ये युद्ध आप कैसा, उसका भविष्य क्या होता? इसका कोई भविष्य नहीं हो पाता, ये बात सही है। मुझे याद है कि एक बार एक अफसर थे, सीनियर अफसर थे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने स्पेसिफिक यार, उन्होंने कहा कि यार मन तो बहुत कम करता है, मेरा भी करता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें घर से सपोर्ट मिलता है। हमारी तो पत्नी एक दिन में हमें, अगर मैं ऐसा सोचता भी हूँ तो सोचने के पहले मेरे हलक को खींच लेती है कि तुमने सोचा कैसे, क्योंकि उन्हें सुविधाएं चाहिए। जैसे मेरी पत्नी बगल में वहीं बैठी है, पूरा अपना काम कर रही है। अब तो मेरे पास कोई नहीं आदमी है, पहले तो 15 साल 20 साल से घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा से लेकर घर गृहस्थी पूरा काम, फिर वकालत अलग से, एक्टिविजन का काम अलग से, और हमारे जैसे आदमी को झुलना अलग से। तो यह सब मुझे नहीं लगता कि नूतन ठाकुर की जो बात है, जो नूतन ठाकुर जो चीज है, वह मेरे लिए तो बहुत ही विलक्षण बात रही। पुलिस की जो कार्यशैली है इस समय आम आदमी के प्रति कैसी? अब आम आदमी के प्रति कोई कुछ नहीं है। ये कार्यशैली जो है, पुलिस जो है, वो एक प्रकार से वो सत्ता की गुलाम है। जो अभी अगर आप देखिए, अगर आप अभी नहीं कहूंगा आजमाने को, लेकिन अगर आप आजमाना चाहिए तो अभी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ ऐसी बात लिख दीजिए, और आप लिख के आप चेन्नई चले जाइए एक ट्रेन लेके, आपके पीछे पीछे पुलिस चेन्नई से आपको टांग लाएगी। उसके विपरीत यदि आप मेरे खिलाफ हमें जी भर के गाली दे दीजिए और 2-4 लपड़ भी मार दीजिए और मैं चीखता रहूं, पुलिस नहीं आएगी। यह जो अंतर है कि एक आदमी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे आदमी के से हमारा कोई वास्ता नहीं। और एक आप ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे क्योंकि इसी स्थितियां हुई कि एक समय आप लोग जो है कुछ हद तक आजाद थे, समय के साथ आप भी एक तरह से गुलाम हो गए। यानी ये जो चौथा खत्म जिसको कहा जा रहा है, नहीं मुझे अलग की बात हुई है, आपसे बड़ा मतलब उस खेमे से है, आप उसके अपवाद है, लेकिन उस खेमे में भी अब जो है लोग बताते हैं कि यह आदेश आता है, जैसे कि मुझे वह जिलाध्यक्ष आदेश दे रहा था, वैसे अब संपादकों को भी सुना है कि लिखित आदेश आता है कि फला फला खबरें नहीं छपेगी या फला फला में फलावा छपेगी। तो जो एक बहुत बड़ा संयम संभव, क्योंकि जब लोगों तक बात जाती है तो बहुत बड़ा संभव होता है। लेकिन यह भी मुझे लगता है कि चकन करना सुनता है ईश्वर ने जो है, ईश्वर ने कही है या मार्क जकरबर्ग ने कही है। जब से सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, तब से एक आम आदमी की आवाज वो ही है बहुत बड़ी। तो बहुत सारी चीजें जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रख पाती है तो ये सोशल मीडिया रखता है, और कहीं ना कहीं लोगों तक घूम फिर के वो बातें जाती हैं। और मुझे यह भी लगता है कि कई बार लोग मीडिया की विश्वसनीयता ज्यादा मानते हैं बनस्पत के अखबारों को, ऐसा मुझे लगता है। अवध यानी लखनऊ की पहचान शाम अवध से है। शाम अवध यानी ऐश्वर्य, खाना पीना, नाच गाना और अय्याशी के स्तर पर माना जाता है। न जाने कितने पत्थर लखनऊ के इस नवाबी शौक के लचक धचक में टूट गए, बिखर गए, लेकिन बोकारो यानी स्टील के शहर से निकला अमिताभ ठाकुर आज भी लखनऊ में 29 साल रहने के बावजूद बाकायदा स्पार्क की तरह मौजूद है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोबिन को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सोशल मीडिया तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता तो चल रहे कि दौलती कैसे लगाई जाती है। नमस्कार।